Assalamu alaikum. In today's lecture, we will discuss education and we will see first its major topics. सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं एजुकेशन के ऊपर, जिसके अंदर फंक्शनल व्यूज़ हैं, कन्फ्लिक्ट व्यूज़ हैं, इंटरेक्शनिस्ट व्यूज़ हैं, फिर स्कूलिंग एंड लिटरेसी है, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे. Sociological perspectives on education. There are several perspectives on the sociology of education, of which there are three particularly important perspectives. सबसे पहले कौन सा है? फंक्शनलिस्ट व्यू है, कन्फ्लिक्ट व्यू है दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे इंट्रैक्शनिस्ट व्यूज़ है. नेक्स्ट हम देखते हैं जी फंक्शनलिस्ट व्यू क्या कहता है. तो ये सबसे ज़्यादा इसका जो स्ट्रेस होता है वो कुछ बेसिक क्वेश्चंस के ऊपर है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फंक्शंस क्या हैं और बाकी सिस्टम जो है सोसाइटी का उसके साथ इसका लिंक क्या है. तो ये हमें कहाँ लेके जाता है, इससे हम एक असेसमेंट करते हैं कि वो लोग जो एजुकेटेड होते हैं या जो एजुकेशन लेते हैं वो कल्चरल वैल्यूज़ और सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करने में किस तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं. और जो सेकंड क्वेश्चन है ये हमें लेके जाता है कि हम एग्जामिनेशन करें रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड द इकोनॉमिक सिस्टम. एक तो एजुकेशन जो है वो हमारे कल्चर और हमारी सोशल वैल्यूज़ को और सॉलिडारिटी को स्प्रेड करने में काम आता है, और दूसरा जो है हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में. अगर किसी कंट्री के अंदर पीपल आर वेल एजुकेटेड एंड वेल स्किल्ड, तो इसका मतलब है कि देयर इकोनॉमी विल बी स्ट्रॉन्गर इनफ टू मेक इट इंडिपेंडेंट. तो ये चीज़ें जो हैं हम इसमें पढ़ते हैं. यानी फंक्शनलिस्ट व्यू ये है कि वो ये देखते हैं कि इसका इकोनॉमी के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका सोशल स्ट्रक्चर के साथ क्या ताल्लुक़ है और इसके फंक्शंस क्या हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कन्फ्लिक्ट व्यू. द फंक्शनलिस्ट एनालिसिस ऑफ एजुकेशन गिव्स अ यूजफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन in society. Both functionalists and Marxists agree that education socializes people into society by formal and informal processes. यानी इनका क्या मानना है, ये जो मार्क्सिस्ट हैं और जो दूसरे कौन से फंक्शनलिस्ट हैं, इनका ये मानना है कि एजुकेशन जो है ये सोशलाइज करती है पीपल को फॉर्मल एंड इनफॉर्मल process के through. However, Marxists are opposed the way in which young people are socialized. They see the source of inequality of educational opportunity in socio-economic background difference, विच अल्टीमेटली हेल्प टू मेंटेन क्लास सिस्टम इन अ सोसाइटी. अब वो कहता है कि यहाँ पर ठीक है, ये जो दूसरे जो फंक्शनलिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट हैं इनका सेम ओपिनियन है, लेकिन हम मार्क्सिस्ट के साथ डिसएग्री करते हैं इस बात पे कि मार्क्सिस्ट यानी कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी ऑफ एजुकेशन है वो ये कहती है कि एजुकेशन ये नहीं कि वो इकोनॉमिकल स्ट्रेंथन करती है सोसाइटी को, इकोनॉमी को, बल्कि वो कहता है कि ये तो उनके दरमियान क्लास डिफरेंस और बढ़ा देती है. यानी जो लोग अमीर हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत और अमीर होते जाते हैं, और जो गरीब हैं वो उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज. they don't access the right education, the right skills, and that's why they are still गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे. तो ये वो कहता है कि वो और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और वैसे ही जैसे पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो अपनी ज़मीनों पे गरीबों से काम करवाते थे, इसी तरह वो जो अमीरों के बच्चे जो अच्छी तालीम लेके आते हैं वो फिर कहीं ना कहीं बॉसेस बन के उनको रूल करते हैं, और इस तरह सोसाइटी के अंदर क्लास सिस्टम जो है वो और बढ़ जाता है. कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू दैट रियल चेंज in educational system requires a much more fundamental change in the structure of society. वो ये जो कन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट्स हैं ये क्या कहते हैं कि असल तब्दीली कैसे आएगी एजुकेशनल सिस्टम के अंदर अगर हम फंडामेंटल चेंज करेंगे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में. Thus they contend that if there were more equality of
income, and if worker had more control of the place they work in, they would be able to afford to keep their children at school longer and also pass on greater confidence and experience them. ये वही बात है कि अगर इकोनॉमी जो है वो फेयर होती, अगर उनको भी वैसी ही सहूलियात दी जाती जैसी कि अमीरों के पास हैं या किसी फैक्ट्री के मालिक के पास हैं, तो उसमें काम करने वाले बच्चों के पास भी अगर तालीम की वही सहूलतें होती तो वो भी अपने बच्चों को उसी तरह से स्किलफुल बना लेते और उसी तरह से एजुकेशन दिलवा लेते। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है और इसकी वजह से क्लास डिफरेंस जो है वो वहीं पे कायम रहता है। उसके बाद हमारे पास है इंटरेक्शनिस्ट व्यू। इंटरेक्शनिस्ट गिव मोर एम्फोसिस ऑन डे टू डे लाइफ इन स्कूल। दे सी ह्यूमन बिहेवियर एज डायरेक्टेड एंड डिटर्मिन्ड बाय फोर्सेस beyond the control of the individual. For example, supporters of the comprehensive school system in developed countries hoped that when all children in state education attended the same type of school, class inequalities in educational achievement would be greatly reduced. This didn't happened despite comprehensive class inequalities remain, and this has led to a emphasis on examining the difference in treatment and pupils receive even when they are attending the same school. अब यहाँ पे वो कहता है ये जो इंटरेक्शन स्कूल सिस्टम जो है ये डे टू डे लाइफ के ऊपर बड़ा एम्फोसिस देता है, बड़ा ज़ोर डालता है। और वो कहता है कि जब बच्चे जो हैं अगर वो एक ही स्टेट स्कूल सिस्टम के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे वो अमीर के हों चाहे वो गरीब के हों, तो फिर चूँकि उनका एजुकेशनल सिस्टम सेम होता है, उनका सारा तरीका पढ़ने का सेम होता है, तो इस वजह से उनके अंदर जो ये है क्लास डिफरेंस ये काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। उनके साथ जो इनइक्वालिटीज़ रखी जाती हैं, जैसे अगर प्राइवेट स्कूल है, कोई अच्छा स्कूल है, तो वहाँ पे अमीर लोग ही जा सकते हैं, गरीब लोग नहीं जा सकते, तो फिर तो इनइक्वालिटी हुई ना उनके साथ जुल्म है, ज़्यादती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये स्टेट का स्कूल है, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल है, तो यहाँ पे सब बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाए और इनको इक्वल जो है वो फैसिलिटीज़ ऑफ एजुकेशन मिलती हैं, तो फिर सबके अंदर जो इनइक्वालिटी का जो इम्पैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इस तरह होता नहीं है, क्योंकि इस तरह की स्टेट स्कूल्स के अंदर भी क्लास इनइक्वालिटीज़ फिर भी रहती हैं और अक्सर ये होता है कि उनके साथ ट्रीटमेंट डिफरेंट होता है। जो बच्चे अमीरों के हैं उनको और तरह से ट्रीट किया जाता है और जो गरीब बच्चे हैं उनको और तरह से, सेम स्कूल के अंदर सेम एजुकेशन लेते हुए सेम जो है वो टीचर्स उनको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। Interactionists have clarified the process within the education system that result in different levels of achievement. तो वो कहते हैं कि different levels of achievement होते हैं उनके, क्योंकि उनको differently treat किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्कूलिंग एंड लिटरेसी को। द टर्म स्कूल हैज़ इट्स ओरिजिन इन अ ग्रीक वर्ड मीनिंग लेजर और रिक्रिएशन। In pre-industrial societies, schooling was available only to the few who had the time and money to pursue it. यानी अर्ली एजेस के अंदर जिनके पास पैसा होता था और जिनके पास लेयर यानी फुर्सत होती थी। जो गरीब है वो तो अपनी रोटी ब्रेड एंड बटर में लगे रहते थे ना, तो अमीरों के लिए ये फैसिलिटी होती थी। रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिकल एलिट्स वर ऑफन द ओनली फुली लिटरेट ग्रुप्स। Vast majority of people learn by copying the same social habits and work skills as their elders. यानी आम जो लोग थे, ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल थे, वो सिर्फ अपने बड़ों की आदत को अपना के और उनकी स्किल्स को फॉलो करके ही समझे कि आगे बढ़ते थे। रीडिंग वॉज नॉट नेसेसरी और इवन यूज़फुल इन देयर डेली लाइफ। रीडिंग की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी और वो इसमें उनके पास इसके लिए टाइम भी नहीं था। हाउएवर विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग एजुकेशन became popular, so the children of the wealthy got their education by the private tutors. Schools were not available for the most of the population until the first few decades of the 19th century. 19वीं सदी के जो आगाज़ की कुछ दहाइयाँ थीं,
तब तक स्कूलिंग जो थी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। The process of industrialization served to increase demands for specialized schooling. People work in many different occupations and at different places. इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने तालीम की और स्कूलिंग की जो डिमांड है उसको बढ़ाया है, और लोग जो है वो अब डिफरेंट काम करते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे काम करते हैं। सो इट हैज़ बिकेम डिफ़िकल्ट टू पास वर्क स्किल डायरेक्टली फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। अब इसलिए मुमकिन नहीं है कि एक बच्चा जो भी सीखे वो अपने फ़ादर से ही सीखे, अपने पेरेंट्स से ही सीखे, बल्कि हो सकता है कि उसके फ़ादर का प्रोफेशन कोई और है और बच्चे का प्रोफेशन कोई और है। इन मॉडर्न सोसाइटी people have to be furnished with basic skills such as reading, writing and calculating, and a general knowledge of their physical, social and economic environment. For all these purposes, system of schools were established. In all states in the world today, including third world countries, education has become a major area of interest investment. अब आज के दौर में तमाम कंट्रीज़ के अंदर, इवन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एजुकेशन के अंदर होती है। और इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, हाउएवर इन द मोड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड इन द promotion of the population receiving different types and levels of education. In most industrialized countries, education is compulsory and free up to the college level. जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं वहाँ पे जो कॉलेज लेवल तक एजुकेशन है वो कंपलसरी भी है और फ्री भी है। द एजुकेशनल सिस्टम्स ऑफ मोस्ट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैव एक्सपेंडेड रैपिडली, येट देयर आर स्टिल सेवरल सोसाइटीज़ वेयर well under half of the children receive no formal schooling. Literacy, the ability to read and write only, is the basis of education. यहाँ पे वो बात करते हैं कि बहुत से जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आज भी बहुत सी जो समझ लें कि एजुकेशन जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उनके अंदर लोग बहुत पीछे हैं और इस तरह की एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। उसके बाद लिटरेसी क्या है? इस लिटरेसी इज़ जस्ट द एबिलिटी टू रीड एंड राइट, यानी आप सिर्फ पढ़ सकें और लिख सकें किसी ख़ास ज़ुबान को, ठीक है, और ये तालीम की बुनियाद है, यानी तालीम यहाँ से शुरू होती है। मैनी कंट्रीज़ हैव इंस्टीट्यूटेड लिटरेसी प्रोग्राम्स बट दीज हैव मोस्टली मेड ओनली कंट्रीब्यूशन टू अ ह्यूज प्रॉब्लम, यानी ज़्यादातर जो है वो ये क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है एजुकेशन का उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी बेस रखने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया जाता है कि लोग बहुत सी कंट्रीज़ जो है वो लिटरेसी प्रोग्राम्स रखती हैं ताकि लोग पढ़ना और लिखना सीख सकें। टीचर एंड स्टूडेंट, in most settings the teacher is expected to maintain a posture of dominance over and social distance from the students. Social distance is expected on the theory that intimacy breeds disrespect. It was also presumed that distance helps in maintaining authority. यानी बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर यही कंसेप्ट है कि भाई टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक डिस्टेंस होना चाहिए, इससे उनका जो रूल है, उनकी जो अथॉरिटी है वो कायम रहती है और बच्चों के ऊपर उनका रौब भी रहता है। और अगर वो ज़्यादा करीब हो जाएंगे तो फिर उनके दरमियान रिस्पेक्ट नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट होगी। टीचर और स्टूडेंट के बारे में जो डिटेल है वो आप एक दफ़ा बस रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान है। द एजुकेशनल बेस इन पाकिस्तान हैज़ बीन वेरी पुअर सिंस ब्रिटिश डेज एंड हैज़ रिमेन्ड कंसिस्टेंटली सो फॉर मोस्ट ऑफ द पास्ट 5 decades. The Constitution of Pakistan accepts education as one of the fundamental rights of our citizen as well as constitutional commitment of the government to provide access to education to every citizen. पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशनल सिस्टम शुरू से ही, जब से ब्रिटिश जो थी वो यहाँ पे ब्रिटिश का राज था तब से ही पुअर है और उसके बाद भी इसके अंदर कोई इतनी ख़ास नहीं तब्दीली आई। लेकिन जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसने ये एक्सेप्ट किया है कि एजुकेशन जो है ये फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का, यानी हर सिटीज़न को एजुकेशन मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंगली प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हैज़ ऑलवेज बीन अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द पॉलिसी मेकर्स एंड
successive regimes in Pakistan. However, like many other developing countries, the condition of the education sector in Pakistan is not very encouraging. The education sector has been severely neglected, which is evident from the fact that literacy and the school enrollment rate in the country are among the lowest in the world, even when compared with the अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। यानी वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई जाती कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फिर जो न्यू रिजीम्स आते हैं, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो इसके ऊपर काम करने से कासिर रहते हैं। इसका बजट बहुत लो है और बहुत कम जो है वो तवज्जो दी जाती है एजुकेशन के ऊपर। यानी सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड समझें कि ये है एरिया पाकिस्तान के अंदर। द एक्सेलरेटिंग पॉपुलेशन कपल्ड विद दिस वेरी लो एजुकेशनल अटेनमेंट इफ़ नॉट चेकड इमीडिएटली विल बिकम अ सीरियस कंस्ट्रेंट टू द कंट्री। हमारी जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और जितनी कम तवज्जो हम तालीम को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। अगर लिटरेसी रेट की बात करें कि पाकिस्तान के अंदर और डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे क्या रेशियो है, तो बांग्लादेश के अंदर 45 है लिटरेसी रेट और पाकिस्तान के अंदर 45, इंडिया के अंदर 52, चाइना के अंदर 81 और मलेशिया के अंदर 78। अब ख़ुद देख लें कि पाकिस्तान इनसे कितना पीछे खड़ा है लिटरेसी रेट में। तो जैसे ही हम लिटरेसी रेट हमारा लो है, उसी तरह हमारी दुनिया के अंदर जो पोजीशन है वो भी बहुत पीछे है। श्रीलंका में जो है वो 90.2%, साउथ कोरिया में 98, ऑस्ट्रेलिया में 99.5 और यूनाइटेड किंगडम में 100% जो है वो लिटरेसी रेट है। बाकी डिटेल की आपने एक दफ़ा रीडिंग कर लेनी है। उसके बाद हमारे पास एक चार्ट है जिसके अंदर हमें पार्टिसिपेशन रेट दिखाया गया है, यानी मेल कितने % अटेंड कर रहे हैं स्कूल, मेल बच्चे, और फीमेल बच्चियाँ जो हैं वो कितनी प्राइमरी स्कूल जो है वहाँ पे, इन दोनों की पार्टिसिपेशन जो है वो 89% है, और मेल्स की 99 और फीमेल की 79। यानी यहाँ पे फ़ीमेल जो हैं वो सिर्फ 79% बच्चियाँ स्कूल जा रही प्राइमरी लेवल पे। जैसे ही मिडिल स्टेज आती है तो 47% जो है वो दोनों जाते हैं, यानी 47, इसका मतलब है हाफ से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नहीं स्कूल जाते मिडिल तालीम के लिए, और 55% जो है वो मेल स्टूडेंट्स जाते हैं और 40% जो है वो फ़ीमेल स्टूडेंट। इसका मतलब है 60% बच्चियाँ जो हैं वो मिडिल तालीम हासिल नहीं करती। फिर हाई स्टेज जैसे ही आती है, यानी मैट्रिक की तालीम जैसे ही आती है, तो 29% जस्ट बच्चे जो हैं वो 100 में से तालीम हासिल करते हैं। 35% बच्चे जाते हैं और 24% बच्चियाँ जाती हैं। इसका मतलब है कि कोई 75 या 6 के राउंड अबाउट जो % जो बच्चियाँ हैं वो घर में बैठी होती हैं, वो तालीम हासिल नहीं कर रही। उसके बाद एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एज़ फार एज एक्सपेंडिचर इज़ कंसर्न, दो गवर्नमेंट ट्राई टू डेवलप एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान बट द टोटल एक्सपेंडिचर इज़ स्टिल वेरी low. The increase the literacy rate in the country emphasis will have to be placed on both the improvement in quality and on the expansion of the education system at the primary and secondary level. Public sector expenditure on education during 1999 to 2000 was estimated at Rs 71.129 billion। यानी तालीम की डेवलपमेंट के लिए भी और उसको मेंटेन करने के लिए भी 71.129 बिलियन जो थी वो एजुकेशन के ऊपर ख़र्च किया जाता रहा है 2000 तक। और इसके अलावा ये है कि अगर हमने लिटरेसी रेट के ऊपर ज़ोर देना है तो हमने उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव बनाना है, और उसके लिए ज़ाहिर है पैसा तो उसके ऊपर लगेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि दो इन टर्म्स ऑफ मनी देयर वाज एन इंक्रीज इन टर्म ऑफ GNP, इट रिमेन्ड ऑन एवरेज एट अराउंड 2.2% फॉर द last 3 years. This is quite low compared to the other developing countries and is even lower than the 4% level of GNP recommended by UNESCO for countries at Pakistan's level for development. यानी यूनेस्को ने जो एक अमाउंट दी थी कि ऑलमोस्ट इतना जो है वो आपको बजट देना चाहिए एजुकेशन को, उससे बहुत ज़्यादा लो है। और बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है जैसे US है, तो वहाँ पे तो एजुकेशन और हेल्थ
इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च किया जाता है। हमारे तो टोटल बजट तक वो सिर्फ़ तालीम और सेहत पे ही ख़र्च कर देते हैं, तो हमने तो बहुत कम पैसा ख़र्च किया है, तो वही रिज़ल्ट्स जो हैं वो निकल रहे हैं। ये जो असाइनमेंट क्वेश्चन है, एजुकेशन इज़ एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन, व्हाट डज़ दिस मीन। इसमें आपने यही बताना है कि एजुकेशन जो है वो हमारी सोसाइटी की नॉर्म्स को, कल्चर को स्प्रेड करने में काम देती है। फिर हाउ डज़ एजुकेशन हेल्प टू प्लेस पीपल इन रोल्स बेस्ट सूटेड देयर टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़। इसमें यही है कि पहले जो है वो बच्चे अपने फादर के प्रोफेशंस को ही फॉलो करते थे, लेकिन आज उनको तालीम दी जाती है, स्किल्स दी जाती हैं, तो वो ख़ुद सोचते हैं कि उनको किस फील्ड में जाना है, और जो उनकी स्किल्स जिस चीज़ में निखर के आती हैं वो उसी फील्ड में जाते हैं। तो इसी तरह से आपने ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेने हैं, और जो हमने पढ़ा है उन्हीं में से ये प्रिपेयर हो जाएंगे।